welcome to VLearn. This is session 7 of software engineering. So today we are going to discuss about the software maintenance process. Under this we are going to discuss software maintenance activities, some software maintenance process, and then maintenance management process, and at last configuration management, that is change management. So first of all, let us discuss about the software maintenance. Basically, what is software maintenance? If we take a normal example, अगर हम डेली लाइफ से एक नॉर्मल एग्जांपल लें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का, कोई भी मेंटेनेंस प्रोसेस का. सपोज वी हैव अ बाइक, हमारे पास कोई एक बाइक है, उसको कंटिन्यूसली हम यूज़ करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट नीड्स अ मेंटेनेंस. दैट्स वाई वी टेक इट टू फॉर अ सर्विस. हम उसे सर्विस के लिए लेके जाते हैं. तो सिमिलरली किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इट नीड्स अ मेंटेनेंस. सेम थिंग अप्लाइज ऑन अ सॉफ्टवेयर एज वेल. यही चीज़ सॉफ्टवेयर पर भी अप्लाई होती है. आफ्टर डिलीवरिंग एंड डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर, यूजर्स बिगिन टू रिपोर्ट एरर्स एंड डिमांड न्यू फीचर्स. सो अगर कोई हमारा एक प्रोडक्ट हम उसे को क्रिएट कर चुके हैं, आफ्टर दैट क्रिएशन वी हैव डिलीवर्ड इट टू अ कस्टमर एंड इट इज़ इन यूज, देन ओनली कम्स दी मेंटेनेंस फेज. मेंटेनेंस फेज तभी आता है जब हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करके उसको डिलीवर कर देते हैं एंड नाउ इट इज़ इन यूज. when when a user when a customer reports some errors, then only certain changes are made in a particular software. So it encompasses all activities related to software enhancements performed after deployment. That means after developing a software, after it is in use, then according to the need of the customer, certain changes are made in the software, and that comes under maintenance. Now basically there are certain standards related to the software maintenance process, and these are IEEE standards. These are international standards. So software configuration management deals with changes with the help of these standards. Now the importance of software maintenance. Basically सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सो हियर आर दीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड एनुअली ऑन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़. दैट मीन्स जो हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस होता है वो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर. बेसिकली मेंटेनेंस इज अ सर्विस विच वी प्रोवाइड विच अ कंपनी विच अ डेवलपर प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर्स. सो मेंटेनेंस क्या है, एक सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू द डेवलपिंग कंपनी और अ डेवलपर. Now the next thing here is need for formal maintenance and maintenance management processes and automated tools to reduce maintenance cost. Basically हम जब मेंटेनेंस करते हैं, किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं, तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एंड वी कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय यूजिंग automated tools. That means by using certain machines, certain software which can automatically work on its own. They does not require, that means they does not require human effort to control their functioning. So such type of techniques we can use, proper management techniques we can use to reduce the maintenance cost. Now the next thing is design for maintainability, that is ease of maintenance and reduced cost. जितना सिंपल हमारा डिज़ाइन होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट कम होगी. सो वी हैव टू मेक अ डिज़ाइन एज सिंपल एज पॉसिबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सॉफ्टवेयर. बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, कुछ डेवलपर्स या कंपनीज उसको अंडर एस्टिमेट करती हैं और कुछ ओवरलुक. दैट मीन्स समटाइम्स दे टेक इट सीरियसली एंड समटाइम्स दे जस्ट neglect it. So basically it is a very complex process. Developers consider it as fixing other people mistakes. ये मिसकंसेप्शन क्या है इसमें, जो हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस है वहाँ पर कुछ डेवलपर्स इसको कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक फिक्सिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्सिंग मिस्टेक्स ऑफ अदर डेवलपर्स. कि किसी ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था किसी डेवलपर ने, और अब अगर वो मेंटेनेंस मेरे पास आता है तो उसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, दैट मीन्स I am removing the errors of mistakes of some other person. Now the next thing here is need specialized and highly trained software professionals. Basically when we perform a maintenance of a particular process, we need special persons which are related to that particular field only. So we need highly trained professionals for the maintenance work. Now the lack of good documentation, bad and
constraining design, bad tools, no formal techniques for regression testing, lots of side effects. That means if we are not going to use the proper technique, proper method for the documentation, that is SRS, then it is not possible to maintain a product, to maintain a pro- proper software for the functioning, to perform certain operations which are needed by a customer. So प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस processes, that is activities. Under this there are certain types of maintenance activities, like certain categories of maintenance. First one is adaptive, then preventive, perfective and corrective. Basically these are the types of maintenance. ये maintenance के types होते हैं. First one is, here you can see, adaptive, similarly preventive, perfective and corrective. Basically when we talk about these, there are certain different operations which are performed in this. We are going to discuss them. Now after that, unscheduled corrective maintenance to deal with an error that must be dealt with immediately, that is emergency maintenance. जो हमारा corrective maintenance होता है, इसमें basically हम जो इमरजेंसी चेंजेस करने होते हैं मेंटेनेंस में किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. So first of all, let us discuss about corrective maintenance. Basically it is concerned with diagnosing software errors and making changes to correct them, to fix them. यहाँ पर जो फोकस हमारा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस में, जो फोकस होता है वो एरर्स को फाइंड करने पर और उनको रिमूव करने पर होता है. तो यहाँ पर हम एरर्स को फाइंड करते हैं कि किसकी हेल्प, किन एरर्स की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, एंड आफ्टर दैट वी मेक चेंजेस in that code, in that particular code, and then fix the problem. So found by user after deployment or found by testers but were not fixed prior to the deployment. So यहाँ पर जो एरर्स फाइंड की जाती हैं वो कस्टमर्स के थ्रू की जा सकती हैं और टेस्टर्स के थ्रू भी की जा सकती हैं. कस्टमर्स के थ्रू कैसे होता है, जो बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है वो यहाँ पर कर सकते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस में. Similarly unscheduled, if errors is of high impact and critical and in need to be attended for immediately. That means कोई हमारा एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है और एक अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है. शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में क्या है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपने देखा आपका सॉफ्टवेयर अभी प्रॉब्लम करना उसमें स्टार्ट हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, तो आप उसको मेंटेनेंस के लिए लेके गए. बट समटाइम्स योर सॉफ्टवेयर stops working immediately. At that instant only you need a maintenance process. So that emergency of maintenance process comes under corrective maintenance. This is a basically a category of unscheduled maintenance. ये किसके अंडर में आता है, unscheduled, जो कि आपने पहले से डिसाइड नहीं किया है. इमरजेंसी आई थी, आपको सॉफ्टवेयर ने वर्क करना इमीडिएटली एकदम से एडजस्ट वो बंद कर दिया, तो यहाँ पर आपको करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. नाउ द इट कैन बी कॉज्ड बाय ए रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग एरर, और कॉज्ड बाय प्रीवियस मेंटेनेंस. बेसिकली जो हमारे मेंटेनेंस प्रोसेस में, इस करेक्टिव मेंटेनेंस में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ, ये हो सकती है कि हमारे जो हमने लास्ट टाइम मेंटेनेंस प्रोसेस फॉलो किया था उसकी वजह से कुछ एरर अगर हुई हो हमारे सॉफ्टवेयर में, और सम दे मे बी सम प्रॉब्लम्स related to the requirement, related to the design or coding or testing errors. So these are the different ways by which error can occur in a software. Now documentation must be updated after each maintenance process. So आपने किसी सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज किया है, उसको अपडेट किया है, तो उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए. चेंजेस शुड बी मेड इन अ डॉक्यूमेंटेशन. Now the कोडिंग एरर्स आर दी सिंपलेस्ट टू फिक्स. जो हमारी कोडिंग एरर्स होती हैं उनको ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं. दीज आर द ईजिएस्ट वंस टू रिमूव एंड टू फिक्स. नाउ कम्स द अडेप्टिव मेंटेनेंस. एज द वर्ड डिस्क्राइब अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब है नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना. सो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक it can be run on any platform in any environment. So activities involve, basically here the activities involve adapting the software to new operating environment. Here OS means operating system. So new software or hardware paradigm or technology, new type of user interface.
दैट मीन्स कोई हमारा न्यू यूज़र इंटरफेस हो सकता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर एडजस्टेबल होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. Now the next thing is driven by management based on market demand. It is basically decided, it is basically controlled by the management according to the basically यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस को डिसाइड करते हैं, टेक्निक्स को डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड. जो मार्केट में अभी करंट डिमांड है उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं. आफ्टर दैट टिपिकली रिक्वायर न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरफेस स्पेसिफिकेशन. अडेप्टिव मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, एज द टाइम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है. सो इट रिक्वायर्स ए कंप्लीट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. शेड्यूल्ड एक्टिविटीज, अ न्यू प्रोजेक्ट एंड अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन. That means after a particular point of time, after a particular duration, you can make particular changes in a software for its proper functioning, for its proper maintenance. Now comes the perfective maintenance. Basically, it involves those activities which help in changing, leading to improving on both functional and non-functional requirements. यहाँ पर हम ऐसे changes करते हैं जिसकी हेल्प से उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है. यहाँ पर जो हमारी फंक्शनिंग है इट कैन बी ऑफ नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल बेसिस. जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में कैटेगराइज होती हैं. आफ्टर दैट यू कैन सी अ एग्जांपल मॉडिफाइंग द यूआई, यूजर इंटरफेस. यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस टू ऑप्टिमाइज ऑन इंटरेक्शन. यूजर इंटरफेस को हमने मॉडिफाई किया. यहाँ पर एग्जांपल था लाइक हमारे जो जीयूआई एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, पहले सीयूआई एप्लीकेशन ही यूज़ करते थे. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज़ करते हैं. सो it is a extension of the previous ones. It is a technology which is best suited for the users, for the customers. So हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना चेंजेस करते हैं. we are making changes here to get our system perfect in all aspects of the functionings. Basically it modifies the compiler optimization algorithm and code. Here you can change the code, you can change the compiler or the supported softwares or code of a particular software. Now the next thing here is scheduled maintenance activities initiated by external user or internally by developers. जो हमारे मेंटेनेंस प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम चेंज कर सकते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स मीन्स द कस्टमर्स और इंटरनली बाय द डेवलपर्स. जो हमारे डेवलपर्स हैं वो इंटरनली इसको हैंडल करते हैं. It involves software changes to improve future maintainability and reduce future discovery of errors. हम preventive maintenance में क्या है, preventive maintenance जो basically एक process है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कुछ changes करते हैं according to the future, कि हमारे future में ये problems आ सकती हैं, इसलिए अभी हम इसमें changes करते हैं ताकि ये problems हमें future में face नहीं करनी पड़े. So here we take a forward action to prevent the errors to prevent the errors in future. So it could be a large scale scheduled process. जो हमारा process होता है ये लॉन्ग टाइम टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नीड. रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन रिकवरी. यहाँ पर क्या हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स we can change the structure of a particular software. That means we can increase or decrease the number of modules. Re-engineering means we can create a particular module from we can create a particular module again. Or design recovery, we can make some changes in a particular design of a product or a software. So all these things comes under preventive maintenance. Basically 75% are adaptive and preventive. जो हमारे मेंटेनेंस प्रोसेस होती है उसमें से 75% पार्ट होता है हमारा अडेप्टिव और प्रिवेंटिव का. देन 20% इज करेक्टिव एंड 5% इज परफेक्टिव. सो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, अकॉर्डिंग देयर यूसेज, दीज आर द कैटेगरीज. ये हम कि कैसे कैसे उनका यूज़ करते हैं. 75% हमारा अडेप्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं हम जनरली, और 20% करेक्टिव होता है एंड 5% परफेक्टिव. नाउ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस. Basically software maintenance process comes under the IEEE standard 1219 and 1993. It describes the process for managing and performing maintenance activities.
बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या डिफाइन करता है कि हाउ टू कैरी आउट द एक्शंस, हमें एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, what is the proper way of carrying out the activities. So same thing is performed here. According to this standard, there are certain activities like problem identification, classification and prioritization. प्रायोरिटाइजेशन में होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि कौन सा टास्क आपको पहले परफॉर्म करना है, कौन सा बाद में परफॉर्म करना है। क्लासिफिकेशन, आप हर एक चीज़ को क्लासीफाई करते हो इंडिविजुअली। देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, आपकी नीड क्या है। सिमिलरली आफ्टर दैट यू परफॉर्म द एनालिसिस। एनालिसिस में आप फिजिबिलिटी परफॉर्म करते हो कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल मीन फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि हाउ मच देयर इज द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। नाउ टेक्निकल मीन्स वेदर यू हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज़, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। देन कम्स द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मीन्स वेदर यू हैव प्रॉपर money to create a particular software, you are economically sound or not. So this comes under economic feasibility. Then comes the design. Design is basically a overall look of a particular software, the number of modules, how it is going to be designed. So all these comes under a design phase. Then implementation and integration. Implementation means after creating a software, after its coding, after it is being fully prepared, then it is implemented for use. उसे implement किया जाता है सॉफ्टवेयर को, जो हमारे कस्टमर्स हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। एंड इन द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स combination, combining different modules together for the proper functioning of a software. Then regression and system testing. Then comes the testing phase. Testing में क्या होता है, हमारे inputs हम कुछ provide करते हैं and then we check its output. That means here we are going to provide some inputs on which there are chances of error. जो ऐसे inputs हम यहाँ पर provide करते हैं, कुछ ऐसी conditions हम check करते हैं जिन पर कि errors के chances maximum होते हैं. After that in the next phase, that is acceptance testing. Acceptance testing में ये check किया जाता है कि हमारी इसमें कुछ अब errors तो नहीं है। अगर if all the errors are removed, then it will be accepted by the customer, otherwise it will not be accepted by the customer. Similarly, the next one is delivery. If all the errors are removed, the software is working properly, then it is going to be delivered to a customer. Now the software maintenance management. Basically, software maintenance management is a process which manages the software maintenance process. Software maintenance management का मतलब है ये एक ऐसी management process है जिसके थ्रू आप software maintenance को properly planned करते हो, manage करते हो. So basically a proper management and planning needed for maintenance activities. किसी भी work को carry out करने के लिए हमें plan करना पड़ता है. We have to manage that the activities involved in a particular task. So same thing applies here: planning, organizing, staffing, leading and controlling. So these are the basic 5 operations which generally perform in a management process. Planning means we are planning something for the future. Planning is always done for the future, not for the past. Planning हम future के लिए ही करते हैं, past के लिए कोई planning नहीं कर सकता. So यहाँ पर हम कुछ plans decide करते हैं, कुछ operations decide करते हैं which we are going to carry out in a future. Organizing means proper organization of the data, proper organization of the components, operations. Then staffing means hiring of persons, hiring of qualified persons according to the need of a software. That means here recruitment process is performed. Then comes the leading. Leading means taking charge and performing the operations. And controlling. Controlling means controlling the particular operations, checking whether a software is working properly or not, checking whether the developers, whether the team involved in the software development process is working properly or not. So all these things comes under management activities. Then planning for efficient use of resources and timely actions to perform. Same thing as we have already discussed. Planning किस लिए होती है, ये चेक करने के लिए जो हमारी resources हैं वो efficiently, effectively use हो रही हैं या नहीं, and जो हमारा timely actions to perform, that means हमारे जो actions हैं वो timely perform हो रहे हैं या नहीं हो रहे, late हो रहे हैं या टाइम पर हो रहे हैं, ये चेक करते हैं हम प्लानिंग में. देन मेंटेनेंस प्लान इन IEEE 1219. जो हमारा मेंटेनेंस प्लान है जो अकॉर्डिंग टू द IEEE स्टैंडर्ड, वो क्या है
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. शेड्यूलिंग प्रायोरिटीज, दैट मीन्स हम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी द we assign the steps in which the operations are going to be performed, the sequence in which the operation is going to be performed. Resources and responsibilities, that means we assign a particular resource, we allocate resources, we allocate responsibilities, decide responsibilities of persons, and tools and techniques to be used. And also in this part it shows the tools and the techniques which are going to be used for the creation of a software or for the maintenance process. Now maintenance process, basically it consists of 7 phases. It shows all those 7 phases. Then reporting requirement, how a maintenance request is reported and communicated, that means यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा, जो हमारी मेंटेनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट है, ये कैसे जनरेट की जाएंगी, कैसे कम्युनिकेशन होगा. ऑल दिस कम्स अंडर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. देन एडमिन रिक्वायरमेंट्स, एडमिन रिक्वायरमेंट्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. It shows standards and guidelines used for reporting, tracking, controlling and ensuring quality. जितने भी हमारी क्वालिटी से रिलेटेड मेजरमेंट्स होती हैं, all these comes under admin requirements. तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं एक प्रॉपर क्वालिटी के लिए, फॉर इट्स proper functioning. Here reporting, tracking and controlling aspects of are performed. Next comes the documentation requirements. Documentation requirements means the things or the tasks which are performed for a proper documentation process. So here templates used to document outcomes of the maintenance process. यहाँ पर आप templates use कर सकते हो, proper structure use कर सकते हो for the documentation process. Then comes the SCM, that is software configuration management. Software configuration management means managing the components which are needed, managing the configuration which are needed to carry out a task or to create a particular software. So यहाँ पर हम मैनेज करते हैं उन आस्पेक्ट्स को, उन एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को जिनके हेल्प से आपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया. A system is created. So management of the large number of objects produced during the development and maintenance activities. Same thing is here. It is concerned with managing the objects which are created, which are developed during the creation process or the maintenance process. Then SCM is a tool for tracking and controlling the development and evolution of complex software. Basically it tracks, it checks, it controls the functioning related to the development of complex software, the large softwares. It controls multi-version software change management. That means यहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर है, कोई सपोज एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लाइक एक एंटीवायरस है, उसको हम अपग्रेड करते हैं, उसमें कुछ उसे अपडेट करते हैं, तो ये चेंजेस भी हम किसके अंडर कंट्रोल करते हैं. ऑल दी चेंजेस आर कंट्रोल्ड अंडर अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस. Easy reporting of efforts and secure access to objects. With the help of this, you can easily report the efforts, that is the amount of effort involved in a particular work. You can easily show those efforts. You can easily reflect those efforts with the help of SCM. SCM enhances overall productivity, reduces time to market. इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इट enhances overall productivity and reduces time to market. जो हमारा इसमें टाइम है, जो the time which is involved in a development process, it is reduced with the help of SCM. Now the next thing here is tool support. So tool support means the things which we need for the creation of a software, that is revision, version management, build and release management, change management and audit. So all these comes under tool support, that is tools which are supported for the software configuration management process. Now software traceability matrix. जब हम सॉफ्टवेयर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब है अब बेसिकली अ डेटा विच हेल्प टू ट्रेस अ सॉफ्टवेयर. ट्रेस मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, ये सब आता है हमारा ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर. इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. यूजफुल फॉर एनालाइजिंग इम्पैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर चेंज रिक्वेस्ट. दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम जो हमारे सॉफ्टवेयर में कॉस्ट लग रही है किसी भी कुछ चेंजेस करने के लिए, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं.
Then for every requirement include all related affected configuration item, specification, design, module, test cases, user manuals. यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है इट शोज द रिक्वायरमेंट्स एंड द स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइंस, मॉड्यूल्स, दैट मीन्स कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, टेस्ट केसेस की जो आपने टेस्टिंग के लिए यूज़ किए हैं। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, हमारे कलेक्शन ऑफ इनपुट्स जिन पर कि हम आउटपुट चेक करते हैं। देन यूज़र मैनुअल्स बेसिकली अ यूज़र गाइड कि यूज़र को कैसे कैसे ये यूज़ करना है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ऑल दीज कम्स अंडर सॉफ्टवेयर ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी, जो ट्रेसिबिलिटी हो सकती है वो फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी। फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम द मेन मॉड्यूल टू दी सब मॉड्यूल्स एंड फ्रॉम द बैकवर्ड मीन्स कि हमारे जो सब मॉड्यूल्स हैं उनको हम पहले ट्रेस करेंगे एंड देन द मेन मॉड्यूल्स आर ट्रेस्ड आफ्टर द सब मॉड्यूल्स। नाउ कम्स द SCM प्लान। बेसिकली इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। बेसिकली ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस। SCM इज़ अ की प्रोसेस एरिया इन CMM लेवल 2। ये जो हमारा CMM लेवल 2 होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है SCM का। IEEE 828 प्रोवाइड्स पॉसिबल कंटेंट फॉर SCM प्लान। SCM जो हमारा प्लान है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं IEEE 828 ने, जो कि शो करते हैं कि हमें कैसे टास्क कैरी आउट करने चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर वेज, व्हाट आर द प्रॉपर टेक्निक्स वी कैन यूज फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। Then configuration management activities. Basically when we talk about the configuration management activities, it is divided into certain categories, which are, first one is configuration item identification, that is CI। इसको हम बोलते हैं configuration item। CI means configuration item। यहाँ पर किसी भी आइटम को हम easily configure कर सकते हैं, easily identify कर सकते हैं। Now the next thing is here is configuration change control। Configuration change control means we can easily make some changes, we can easily control changes in a particular software। Change control means आप किसी भी चीज़ में कोई चेंज करना चाहते हो, किसी सॉफ्टवेयर के किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में कुछ चेंज करना चाहते हो, देन उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। कंट्रोल मीन्स कि वहाँ पर जो नेसेसरी चेंजेस हैं सिर्फ वही किए जाएंगे, अननेसेसरी चेंजेस आर अवॉइडेड। सो दिस इज बेसिकली अ कंट्रोल्ड चेंज। CI स्टेटस अकाउंटिंग। अब स्टेटस अकाउंटिंग मीन्स यहाँ पर जो अकाउंटिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, दैट मीन्स कि हमारे जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको हम लिस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, मेमोरी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर इनपुट्स हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं इन अ इफेक्टिव मैनर। सो सॉफ्टवेयर ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। After that, interface control means it provides controls, it provides different controls, different looks for proper usage of a software. Then subcontractor and vendor control means यहाँ पर कुछ रूल्स हैं गाइडलाइंस हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा डेवलपर है वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिनाई द बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। उसकी हेल्प से जो हमारे रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं उसकी हेल्प से जो हमारा कस्टमर है या हमारा डेवलपर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि हमने ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ये डिफाइन की थी, बट यू हैव गिवन this type of software to me, so nothing can be denied from here, nothing can be no problem can be created here without, if there is not a SCM agreement between the two parties. So this is a SCM activities diagrammatically represented। यहाँ पे जो SCM एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, हाउ दीज आर कैरीड आउट। तो ऑडिट्स एंड रिव्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। सपोज कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है हमारे पास, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इंटरफेस कंट्रोल, देन सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर कंट्रोल, देन स्टेटस अकाउंटिंग। स्टेटस अकाउंटिंग shows the status of a particular operation, how much it is carried out and how much it is left. Next comes the audits and reviews.
ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है। रिव्यू में ये चेक किया जाता है कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगेन रीचेकिंग इट कम्स अंडर रिव्यूज़। नाउ CI identification. Basically, CI is any software related item produced during development and maintenance activities or used to support these activities. CI क्या है, हमारा कोई भी एक ऐसा आइटम हो सकता है जो कि हमने क्रिएट किया है डेवलपमेंट या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में, टू सपोर्ट दीज एक्टिविटीज़। लाइक ये कुछ एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है CI, जैसे कि डॉक्यूमेंटेड सोर्स कोड, देन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, हाउ विच शोज हाउ टू डिज़ाइन, हाउ what are the modules in a particular software. Then requirement and specification document. Requirement and specification document क्या शो करता है, ये शो करता है what are the requirements of a particular software and what are its specifications. Then comes the data model, data design and databases. Data models are the techniques to represent a particular data in different forms, in different techniques. Next comes the data design. And similarly databases are used to store a particular information. Then comes the documentation. It describes the overall documentation part related to the software. That means it consists of the requirements, it consists of the design, it consists of the coding, testing elements of a particular software. Similarly SCM and SQA plan. SQA means सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड हमारी जो टर्म्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई, नेम, डिस्क्राइब एंड एक्वायर द CI. विद द हेल्प ऑफ दिस CI वी कैन easily identify the different elements, name them, describe them. So at last procedures for modifying, tracking, searching and accessing CI should be developed. That means इसकी हेल्प से हम कुछ फीचर्स, कुछ मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी उसमें चेंजेस इजीली कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन चेक द ग्रोथ, देन सर्चिंग, वी कैन सर्च एनी एलिमेंट और एनी मॉड्यूल, एंड assessing, we can assess whether these are properly working or not. Now comes the control and change management. Control and change management is basically related to controlling and performing the change operations, performing the updation operations in a particular software. कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, वेदर इट इज द आउटपुट इज correct or not, whether the operations are carried out at a right time or not. So all these things comes under control. So procedures to manage CIs, control access and modification to them. Now it specifies how a change request is initiated. कैसे किसी प्रोसेस को, किसी सॉफ्टवेयर में हमें चेंज करना है तो उसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये शो किया जाता है चेंज मैनेजमेंट के अंदर। रिव्यूड, अप्रूव्ड एंड ट्रैक्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। दैट मीन्स फिर उसको रिव्यू कैसे करना है, अप्रूव्ड, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द हायर अथॉरिटीज, देन ट्रैक्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ट्रैक्ड मीन्स इट्स परफॉर्मेंस इज चेक्ड, इट्स परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड, देन द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ यूज ऑफ SCR फॉर्म। SCR फॉर्म का बेसिकली यूज़ क्या है, सॉफ्टवेयर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म का क्या यूज़ है, इट आइडेंटिफाइज ऑफ चेंज इनिशिएटर। दैट मीन्स हमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं, जो हमारे इनिशिएशन प्रोसेस है, इनिशिएटिंग प्रोसेस है, वो कौन सी है, यहाँ पर वो शो करते हैं। डेट ऑफ रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट नंबर, स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर वो डेटा शो करता है, ये कुछ डेटा रिप्रेजेंट करता है, लाइक डेट ऑफ रिक्वेस्ट, किस डेट में रिक्वेस्ट की गई है, चेंज रिक्वेस्ट नंबर क्या है, स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट, दैट मीन्स वेदर इट इज़ in process or in waiting state or it is completed. Version release implicated, it shows the version or the release, that means यहाँ पर version number शो किया जाता है। after that configuration items affected, that means यहाँ पर डिफरेंट एक मॉड्यूल्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर हम किसी एक मॉड्यूल में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे मॉड्यूल में क्या इफेक्ट है, दूसरे मॉड्यूल्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, these comes under configuration items affected. Then the change type and priority, that means यहाँ पर आप सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो कि in which order the operations are going to be performed, reasons for the change, that means the main reasons why you are making a changes to a particular software, then description of the change, that is what changes you have made in a particular software, these are reflected in this part. Now dealing with SCR.
बेसिकली SCR इज रिव्यूड टाइम एस्टिमेट्स एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। जो हमारा SCR है वो टाइम कैलकुलेट करता है, उसमें बेसिक जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो टाइम का होता है। दैट मीन्स आवर प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑल द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ राइट टाइम। नाउ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स बोर्ड अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स द चेंज। बेसिकली जो हमारे किसी सॉफ्टवेयर हम चेंज करते हैं उनको जो हमारा एक अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो होती है CCB, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। जब तक कोई हमारी ये टीम, ये जो CCB है, कंट्रोल बोर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड है, तब तक ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा उन चेंजेस को, तब तक हमारे सॉफ्टवेयर में वो चेंजेस हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। We can have more than one CCB specialization and different levels of authority. That means for a particular software we can have different levels of authorities. Now next comes the status accounting. Status accounting basically shows the periodic reporting on status of CIs and changes performed. ये बेसिकली जो स्टेटस अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये स्टेटस शो करता है हमारे जो चेंजेस हमने सॉफ्टवेयर में किए हैं कि कितने चेंजेस हो चुके हैं, क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, एंड वाई वी हैव परफॉर्म सम दीज चेंजेस, सो दीज आर रिफ्लेक्टेड बाय द स्टेटस अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज टेम्पलेट फॉर स्टेटस रिपोर्ट्स एंड लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी नीडेड। इट शोज द टेम्पलेट्स, दैट मीन्स जो हमारे स्टेटस रिपोर्ट्स हैं उनकी टेम्पलेट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, एंड लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी नीडेड, दैट मीन्स हाउ मच लेवल इज नीडेड फॉर द प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। Now comes the audit and the review part. In the audits and review part, we assesses whether a CI was developed according to the FRs and FRs, मतलब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा CI है, वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्रिएट किया गया है या नहीं, ये हम चेक करते हैं ऑडिट्स एंड रिव्यू पार्ट में। ऑडिट एज एन इनपुट टू अ रिव्यू प्रोसेस। जो ऑडिट है हमारा वो एज अ वर्क करता है, इनपुट की तरह वर्क करता है फॉर रिव्यू प्रोसेस। जो हमारा रिव्यू प्रोसेस है उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं। यहाँ पर रीचेकिंग होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिव्यू। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन एडिट, दैट इज PCA। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट में क्या होता है, इट असेसेस द conformance of a CI to the technical documentation in the SCM plan। यहाँ पर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाता है। टेक्निकल मीन्स टेक्नोलॉजी, द लैंग्वेज विच यू हैव यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन, यहाँ पर उसको चेक किया जाता है। आफ्टर दैट चेक्स इफ ऑल द नीडेड CIs with correct version are included in a software baseline for release and development। दैट मीन्स हमने प्रॉपरली उनको करेक्ट वर्जन को इंक्लूड किया है या नहीं किया। बेसलाइन मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन या पर्टिकुलर मॉड्यूल, हमने पर्टिकुलर मॉड्यूल में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उन चेंजेस को अप्लाई किया है या नहीं। ऑल दीज कम्स अंडर ऑडिट्स एंड रिव्यू। वंस ऑडिटेड रिलीज कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट प्लान ऑफ द SCM इज एग्जीक्यूटेड। जब हमारा एक बार ऑडिट हो जाता है तो उसके बाद रिलीज कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मीन्स आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर मेकिंग चेंजेस, आफ्टर अप्रूविंग, चेंजेस करने के बाद, क्रिएट करने के बाद अप्रूवल होता है। अप्रूवल के बाद फिर ऑडिट एंड कंट्रोल होता है। अगर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो फिर हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ कम्स द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टेक्निक। बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द maintenance of a software। that is, first one is reverse engineering। in reverse engineering we create some modules। first of all we will create some modules and then we create main module। then design recovery। design recovery means we reconsider our design अगेन। हम जो अपना डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है उसको हम फिर से रीडिज़ाइन करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। आफ्टर दैट री इंजीनियरिंग प्रोसेस। री इंजीनियरिंग में हमने जो मॉड्यूल्स क्रिएट किए थे उनको फिर से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देन टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग करते हैं एंड किसी भी सॉफ्टवेयर की बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन इनपुट्स ऑन विच देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स। देन इंटीग्रेशन मीन्स combining different modules together। Under this category two main tasks are performed। first one is regression testing and then debugging technique। इसमें टेस्टिंग होती है और डीबगिंग होती है। डीबगिंग में हम एरर्स चेक करते हैं, डीबगिंग में हम सिंटेक्स एरर्स को रिमूव करते हैं। आफ्टर दैट टूल्स फॉर ऑटोमेटिंग द अबव टेक्निक। दैट मीन्स यहाँ पर हम
ऑटोमेशन प्रोवाइड कराते हैं टेक्निक को, दैट मीन्स ऑल द ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. Then comes the reverse engineering and design recovery process. Basically, reverse engineering aims at discovering the functional specification, software deconstruction. बेसिकली जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं. जो हमारा एक सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है हम उसको डी मॉड्यूलिंग करते हैं, उसकी अलग अलग मॉड्यूल्स को ब्रेक करते हैं. आफ्टर दैट वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Then we start our product from the initial basis and then start from a finished software product and moves backward step by step until the requirements specs are obtained. So यहाँ पर हम तब तक अपने प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. एक बार हमने सिस्टम को जो क्रिएटेड सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया एंड देन अगेन वी स्टार्ट टू क्रिएट दैट अंटिल वी गेट अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर. जब तक हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं मिल जाता, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नहीं मिल जाता, तब तक हम ये प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. देन यूजफुल टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग लीगेसी सॉफ्टवेयर, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और नॉट अप टू डेट. दैट मीन्स यहाँ पर चेक किया जाता है फिर जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमने चेंजेस किए हैं, वेदर वी हैव मेड दोज चेंजेस इन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एज वेल. दैट मीन्स यहाँ पर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अप टू डेट करते हैं. देन रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग. इन द रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट वी अगेन प्रोवाइड वी रीस्ट्रक्चर द प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर. जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसमें मॉड्यूलिंग करते हैं, उसको फिर से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. अब फॉलो अप रिवर्स इंजीनियरिंग. फॉलो अप होता है ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग का, दैट मीन्स डीकंस्ट्रक्शन का. एक्सटेंशन ऑफ चेंज नीडेड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिवर्स्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम. एक्सटेंट ऑफ चेंज नीडेड मतलब हमारे एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप कितना उसमें चेंजेस चाहते हो, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग. बैड कोड रिक्वायर्स चेंज द कोड. चेंजिंग द कोड, कोई एक पर्टिकुलर कोड है, दैट कोड इज नॉट प्रॉपर, सो वी हैव टू चेंज दैट कोड. ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम्स अंडर रीस्ट्रक्चरिंग. बैड डिज़ाइन रिक्वायर्स रीडिज़ाइन और रीस्ट्रक्चरिंग द डिज़ाइन. जो हमारा बैड डिज़ाइन है उसको हम फिर से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं. प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस चेंजेस. प्रिवेंटिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं हम. देन सॉफ्टवेयर रिनोवेशन. सॉफ्टवेयर रिनोवेशन मीन्स मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन अ सॉफ्टवेयर. देन कम्स द रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली यहाँ पर परफॉर्म की जाती है आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर. कंप्लीट टेस्टिंग वर्सेस लोकलाइज्ड एंड फोकस्ड टेस्टिंग. यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है वो कंप्लीट होती है, फोकस्ड होती है, पर्टिकुलर मॉड्यूल पर मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग होती है. यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टू बी टेस्टेड थोरोली. विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है, इसकी हेल्प से हम जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल, उनको थोरोली हम टेस्ट कर सकते हैं. टेस्टिंग हाई रिस्क फीचर्स. टेस्टिंग अफेक्टेड कोड ओनली. दैट मीन्स यहाँ पर जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं सिर्फ उन मॉड्यूल्स की करते हैं जहाँ पर रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज मैनेजमेंट. So this is the end of today's session. Thank you.